साल पूरा होने पर कहां खड़ी है, क्या है उसकी सोच आने वाले 4 सालों के लिए, कैसे कोरोना के संकट काल में सरकार तैयार है जूझने के लिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत, गृह मंत्री जी बहुत स्वागत आपका आज तक पर। धन्यवाद। बहुत दिनों बाद आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन पहला सवाल यही होगा, आज ही के दिन आप गृह मंत्री बने थे, बधाई आपको 1 साल पूरा करने पर। इससे पहले अध्यक्ष के तौर पर हमेशा आपसे चर्चा होती थी, सब आपको अध्यक्ष जी बोलते हैं। पहला सवाल यही कि अपनी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियां अगर गिनाने के लिए हम आपको कहें तो 3 ऐसी कौन सी बड़ी कामयाबी आपको दिखाई देती है जो आपने 1 साल में बतौर गृह मंत्री हासिल की? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये सरकार को 1 साल के आइसोलेशन में मत देखिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारत को अपने विकास के मार्ग पर प्रशस्त करने का एक यात्रा शुरू हुई। इसके कंटिन्यूएशन में ही 19 में जनता के आशीर्वाद के बाद मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। 2014 से जो यात्रा शुरू करी, इसने 3 बिंदुओं पर भारत को बहुत आगे ले जाकर खड़ा किया। सबसे पहले 60 करोड़ गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़ों के जीवन के अंदर उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किए गए। दूसरी बात, इतने बड़े देश के अर्थतंत्र को एक ही धारा में लाने का काम ये 2014 से 19 के बीच में किया गया और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़े। और तीसरी बात, भारत की सुरक्षा, भारत का सीमाओं की रक्षा और भारत के गौरव, ये तीनों को सुदृढ़ करते हुए भारत को गौरवशाली बनाने का प्रयास किया गया। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में आप दूसरे कार्यकाल को देख सकते हैं। 60 करोड़ गरीब परिवारों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, लगभग 36 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए गए। 2.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को घर दिया गया। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय पहुंचा गया। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार की ओर से देने की योजना लेकर आए और आज करोड़ों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इस प्रकार से गरीब के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण प्रगटाने का, एक आत्मविश्वास को आरोपित करने का और देश के विकास में वो भी कुछ कर सकता है, ये जज्बा पैदा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसके साथ साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और जिसको कहते हैं हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कभी भी भारत ने जिस रास्ते को अख्तियार नहीं किया था, मोदी जी ने इस रास्ते को अख्तियार करते हुए दुनिया भर में भारत की एक साख बनाई कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। जीएसटी लाने का काम किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाकर हमारे अर्थतंत्र के सभी पैरामीटर्स को एक जगह पे पहुंचाने का काम किया और उसके बाद में एक प्रचंड जनादेश ये सारे कामों के आधार पर फिर से एक बार मिला और 19 में मोदी 2 की शुरुआत हुई। मोदी 2 की शुरुआत ही जल शक्ति मंत्रालय की रचना से हुई। जल शक्ति मंत्रालय जो पहले गरीबों के कल्याण के लिए एक श्रृंखला जो बनी थी, इसके अंदर एक कड़ी के रूप में जुड़ा कि अब भारत के हर नागरिक को 2022 तक हम पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं मानता हूं कि भारत जैसे बड़े देश के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और मोदी जी ने शुद्ध पीने के पानी की योजना देने के साथ ही स्वास्थ्य, पानी, बिजली, घर, उनको शौचालय, इस सारी चीज़ें देकर 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जो एक प्रक्रिया थी, इसको समाप्त किया है। इसके साथ सीडीएस की भी रचना का वर्षों से लंबित कार्य पूरा कर दिया गया। ढेर सारे रिफॉर्म्स ये एक ही साल के अंदर कर दिए गए और मैं मानता हूं कि ये 1 साल के अंदर चाहे मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाना हो, ब्लू इकोनॉमी का एक नया कंसेप्ट देना हो और अंत में आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर भारत की 130 करोड़ की जनशक्ति को भारत के विकास के साथ भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए लगाना हो, ये सारी चीज़ें यही 1 साल में हुई।
इसके साथ साथ ढेर सारे इश्यू थे जो 60 साल से लंबित थे, जैसे धारा 370, 35 से श्री राम जन्मभूमि का मसला हो, ढेर सारे इश्यू 60 साल से पेंडिंग थे। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक हटाकर न्याय देने की प्रक्रिया हो, ये सारे इश्यू को भी एक ही साल के अंदर समाप्त कर एक छलांग लगाकर हम अखंड भारत की दिशा में, अखंड भारत, एक भारत की दिशा में और सुरक्षित भारत की दिशा में और सामाजिक न्याय की दृष्टि से जो शुरुआत 2014 में की थी ट्रिपल तलाक लाकर, उसको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं मानता हूं कुल मिलाकर पहले 5 साल और मोदी 2 का 1 साल भारत के इतिहास में बहुत परिवर्तनकारी रहा है, भारत को विकास की पटरी पर पहुंचाने वाला रहा है और इसके साथ साथ दुनिया में भारत के गौरव को दुनिया के सामने प्रस्थापित करने वाला रहा है। और ये मोदी जी का ही नेतृत्व का कमाल है कि आज कोई भी मसला हो, चाहे अर्थतंत्र पर चर्चा होती हो, चाहे पर्यावरण पर चर्चा होती हो या चाहे कूटनीतिक मामलों पर चर्चा होती हो, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसकी राह पूरी दुनिया देखता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आरसेप की चर्चाएं बहुत आगे निकली थी, बहुत आगे निकल गई थी। सबको लगता था अब क्या चाह रहा है आरसेप करे बगैर, मगर भारत के छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, भारत के किसान, भारत के मजदूरों के हित में मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया और आरसेप से हम बाहर आए। ऐसे दृढ़ निश्चयी फैसलों के कारण 6 साल में एक बहुत बड़ी यात्रा हमने काटी है और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति अगर इसका आकलन करेगा तो 60 साल बनाम 6 साल हमारा पलड़ा भारी होगा। ठीक है, आपने विस्तार से प्रधानमंत्री के काम का जिक्र किया, लेकिन 2-3 ऐसे फैसले थे जिसमें धुआंधार बैटिंग की शुरुआत आपने की और आपकी छाप दिखी उन फैसलों में, चाहे अनुच्छेद 370, 35A का हटना हो या CAA का लाना हो। इन पर मैं बाद में चर्चा करूंगी क्योंकि MHA की गाइडलाइंस आज ही आई हैं कोरोना को लेकर, इसीलिए मैं उसके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आपकी नजर से सभी लोग समझना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब हम लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 में जा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या माने देश, क्या है सरकार की सोच, क्या अब आप लोगों पर छोड़ रहे हैं कि वो सावधानी से चलें तो सुरक्षित रहेंगे? देखिए अन्ना जी, आज तक आजाद भारत में जितनी भी महामारी आई या जितनी भी कुदरती आपदाएं आई, इसमें सरकारें लड़ी हैं, इसके खिलाफ सरकारें लड़ी है, अच्छे से लड़ी है। मेरा ये दावा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या अच्छे से इसके सामने लड़ी, मगर एक परिवर्तन है। हर बार सरकारें लड़ती थी, इस बार पूरा देश लड़ा है। सबसे पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद दिया जलाकर कोरोना के ग्रसित लोग हैं इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, उसके बाद थाली बजाकर कोरोना, घंटी बजाकर कोरोना के जो वॉरियर्स हैं इनके समर्थन में खड़ा होना। तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया, पुलिस के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ मैंने पहली बार इतने सालों में होते हुए देखा है। किसी भी प्रकार की आपदा हो, पूरा राष्ट्र जब एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ता है तो नतीजे अच्छे ही आते हैं और मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़कर कोरोना की लड़ाई लड़ी है। इसका परिणाम देखिए, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी 12.6 लोग आज तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वैश्विक औसत 77.6% है, जिसको विकसित देश कहते हैं। ऐसे देशों में जैसे अमेरिका तो 542 है, जर्मनी 217 है, ब्राजील 195 है। हम इनसे बहुत नीचे रहे। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि हम ये लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़े हैं। जहां तक मृत्यु का दर है, भारत में 2.8% है और विश्व का 6.19% है। मृत्यु के दर में भी हम बहुत पीछे हैं और मृत्यु प्रति 1 लाख देखें तो भारत में 0.3 है और बाकी देशों में वैश्विक औसत 4.7 है, अमेरिका की 31.6 है, जर्मनी की 10.6 है और ब्राजील की 12.1 है। अब ये आंकड़े बताते हैं कि लड़ाई हम अच्छे से लड़े हैं। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि भारत की जनता
अगर मोदी जी को अपील को साथ न देती, भारत की जनता मोदी जी की लड़ाई के साथ खड़ी न होती, तो ये लड़ाई इतने अच्छे से हम नहीं लड़ सकते। सारी राज्य सरकारें, सारे अलग अलग दलों के करोड़ों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और कुल मिलाकर 130 करोड़ लोगों ने ये लड़ाई को आगे ले जाना तय किया। इसी का परिणाम है कि आज हम इतनी अच्छी स्थिति में खड़े हैं। कोरोना का संकट है, नुकसान भी हुआ है, तकलीफें भी बहुत लोगों को हुई है, जान भी बहुत लोगों को गई है, मगर इसको विश्व के सापेक्ष में अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से लड़े हैं। आपने लेकिन कहा कि सभी पार्टियों का भी सहयोग मिला और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, सभी राज्य सरकार मिलके, लेकिन अंदर की बात तो ये है मैं एक बात, हाँ। कुछ वक्रदृष्टा लोगों को साइड पे रख दीजिए। कौन कौन? मैं नाम नहीं दूंगा, उचित भी नहीं होगा नाम देना, क्योंकि लड़ाई सबको साथ में रखकर लड़नी है। परंतु ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर, अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग दलों की बनी हुई, ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अलग अलग राज्य सरकारें बनी है, अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सब राज्य सरकारों ने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। ये बात सही है कि क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मोदी जी ने इस लड़ाई को बहुत आयोजनबद्ध तरीके से और बहुत संवेदनशीलता के साथ लड़ा है, इसलिए 130 करोड़ लोग आज इनके मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस को आप प्रीएम्प्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप अमित शाह जी यही है कि अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान्ड था, पीएम ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉज बटन है, फिर अब उन्होंने कहा है लॉकडाउन फेल हो गया है। तो विपक्ष का ये नजरिया है लॉकडाउन को लेकर। क्या वाकई अनप्लान्ड लॉकडाउन था जिसकी वजह से मजदूरों की समस्या हुई? देखिए, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्या के लिए भी बाद में डिटेल जवाब दूं। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कुछ वक्रदृष्टा लोगों को छोड़कर सभी लोगों ने इसको सराहा है। देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है और इसी का परिणाम है जो मैंने आगे आपको आंकड़े कहे। वो आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की तुलना में बहुत अच्छे से लड़ाई को लड़े हैं और आगे पर भी लड़कर विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। लेकिन ये 8 जून से, जो मैं इस पर वापस लौटूंगी, 8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे, एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना। अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी बढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, या तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है
हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है। पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है, अब श्रमिक स्पेशल पर भी मैं उस पर चाहती हूं कि मजदूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें, लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए, राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो, वहां से शिकायत आई, महाराष्ट्र सरकार हो, ये जो मतभेद हुए, इन पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं नहीं मानता ये कोई बहुत बड़ा मतभेद है। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड़ रुपया NDRF फंड के भेजे गए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और 22,000 करोड़ भेजे गए, ढेर सारी सहायता भेजी है। मगर केंद्र सरकार की भी एक मर्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुल 41 करोड़ लोगों, 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। अब ये सभी राज्यों में गया है, कोई एक राज्य में, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गया है। बंगाल में भी गया है, पंजाब में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, केरल में भी गया है, तमिलनाडु में भी गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में भी गया है। लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जहां तक दिव्यांगजनों का सवाल है, 3 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगजनों के अकाउंट में 2800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमने डाल दी है। मैं मानता हूं ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचा है। PM किसान योजना के तहत लगभग 8.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 16,394 करोड़ रुपया डाल दिया हमने। ये भी सब देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है। लगभग जो कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक जुड़े हुए हैं, ऐसे 2.25 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। और लगभग अनाज की हम बात करें, जो भारत सरकार के द्वारा वितरित किया है, लगभग 36 प्रदेशों में लगभग 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज ये 3 महीनों में बांटा गया है। मैं मानता हूं ये सब राज्यों को ही दिया गया है। राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी, शुरुआती खर्चे के लिए भी SDRF NDRF के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भी अपनी पहली किस्त समय से पहले जारी कर दी, क्योंकि वो इसका समुचित उपयोग कर सके। और अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है, वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन जिन इकाइयों को मिलने वाला है, वो सभी राज्यों में है। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी है। ये सारी सहायता राज्यों को भेजी है, ऐसा नहीं है नहीं भेजी है। हाँ, अपना एक नजरिया होता है, ज्यादा मांग करना और ज्यादा मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्ष रखना, इसमें मैं कोई बहुत बुराई नहीं देखता। ऐसा होता रहता है, राज्य मांगते भी है। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक के किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने राज्यों को भेजा है। अब आते हैं प्रवासी मजदूरों पर, अमित शाह जी, क्योंकि जब तस्वीरें आने लगी अलग अलग जगहों पर, लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर कई पैदल ही निकल पड़ रहे हैं 1000 किलोमीटर के सफर पर घर पहुंचने के लिए, और लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। अलग अलग देश भर से तस्वीरें आई। इन तस्वीरों ने आपकी सरकार को एक वक्त पर फिर ऐसी सूरत बनी कि आपने बस और ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत क्यों बनी कि परिस्थिति ऐसी एक वक्त पर हाथ से निकल चुकी? देखिए, मैं जरा भी ऐसा कहना नहीं चाहता अंजना जी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी है, पर जिन जिन को तकलीफ पड़ी है इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं भी, मेरी सरकार और मेरी पार्टी, सभी लोग बहुत संवेदना रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ पड़ी है। परंतु मैं वास्तविकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने तक ये सभी श्रमिक मजदूरों को हमारा प्रयास था कि थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, परंतु उनको कोरोना न हो। ये सारे लोग ग्रेजुअली जाएं, ये सारे लोग जब जाए तब वहाँ व्यवस्था बनी हो, वहाँ के अस्पताल सुसज्ज हो,
उनको होम क्वारंटाइन सेंटर इनके लिए तैयार हो, इनके लिए डॉक्टर तैयार हो। तो हमने 1 मई से मतलब अप्रैल का पूरा महीना इनको रहने की, खाने की सुविधा की। इसके लिए ही 11,000 करोड़ रुपया पहले से हमने हर कलेक्टर के हाथ में पहुंचे इस प्रकार से यहाँ से भेजा, जिससे कैंप लगे, कैंप के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं थी और खाने पीने की व्यवस्था भी हुई थी। 1 मई से मजदूर दिन के दिन प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। उसके पहले जो नजदीकी राज्य थे, इसके अंदर बसों से लोग भेजना हमने लगभग 20 तारीख से शुरू कर दिया था, दोनों राज्यों की म्यूचुअल कंसर्न से। जैसे गुजरात के लोग राजस्थान गए, महाराष्ट्र के लोग गुजरात आए, महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना गए, आंध्र के लोग तेलंगाना गए, पंजाब के लोग हरियाणा आए, हरियाणा के लोग दिल्ली आए, दिल्ली के लोग यूपी गए। इस प्रकार से 41 लाख श्रमिक लगभग 10 मई के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उनकी भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था, ये मैं 41 लाख सरकारी व्यवस्था से जाने वाले लोगों का आंकड़ा बता रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। 1 मई से हमने श्रमिक ट्रेनें शुरू करी, राज्यों ने अपने पोर्टल शुरू किए, SMS से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, ट्रेनों में उनको 1500 के जत्थे बनाए गए, 3-4 जिलों के क्लस्टर बनाए गए, वो जिलों के मुख्यालय पर ट्रेन भेजने की एक रेखांकन किया गया और 1 मई से ये ट्रेनें शुरू हुई। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सबने अपना किराया खुद निकाला है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, किराया या तो राज्य सरकार ने निकाला है या तो वहां पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने उनको पैसा दिया है। 100 रुपया अगर खर्च होता है तो 15 रुपया ही राज्य सरकारों से लिया गया, 85 रुपया भारत सरकार के रेलवे के द्वारा उठाया गया, खर्च उठाया गया। 100 रुपये में से 85 रुपया, 15 रुपया राज्य सरकारों ने दी। कुछ राज्य सरकारों ने व्यवस्था इस तरह से की कि अगर हम पहले ही इनको पैसा दे देंगे तो वो यहाँ आकर क्वारंटाइन नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी जोखिम में डालेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद उनको कुछ राज्यों ने 1,000 रुपया वैसे ही दे दिया, कुछ राज्यों ने टिकट का पैसा प्लस 500 रुपया दिया, उड़ीसा ने 2,000 रुपया दिया और क्वारंटाइन सेंटर में रहने की और खाने की सुविधा सभी राज्यों से की गई। अब आगे सुनिए, बहुत सारे राज्यों ने, लगभग हर राज्य ने उनके घर से रेलवे स्टेशन तक लाने की व्यवस्था की है फ्री ऑफ कॉस्ट। रेलवे ने 85% पैसा उठाया, टिकटें राज्य सरकारों ने निकाली है। वहां पहुंचने के बाद उनके गृह जिले में पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार की STO के जा रही। यूपी की ही मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यात्री यूपी में पहुंचे प्रवासी मजदूर, मगर हर रेलवे स्टेशन पर 11,500 से ज्यादा यूपी की बसें, ऐसे बिहार भी, और रेलवे ने भी कुछ ट्रेनें चलाई अपने अपने जिले में और उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां पहुंचाया गया। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, उनको क्वारंटाइन पीरियड भी अब समाप्त होने आया, वो अपने अपने वहाँ खाने पीने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं करी है। कुछ यूपी जैसे राज्य ने किट भी बना कर दिया है राशन का, कि जो उनको 1 महीने तक घर पे जाकर भी काम में आएगा। और फिर भी जो लोग धैर्य खो बैठे वो रोड पर निकले हैं, दृश्य भी बने हैं और उनको तकलीफ भी हुई है। उसके लिए भी भारत सरकार ने तुरंत ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्था की कि हाईवे पर ST बसें दौड़ाई जाए और इन सबको 4 जिलों के बीच में एक रेलवे स्टेशन इंगित कर वहां रखने की व्यवस्था की जाए और रेलवे ने वहीं से फिर से ट्रेन चलाई। बहुत डिटेल व्यवस्था करी है, मगर जिस प्रकार की स्थिति थी इसमें कुछ दिन आपाधापी जरूर हुई। इसमें मैं कोई आपको ना बोलना भी नहीं चाहता और इससे सच्चाई से भागने का कोई मतलब भी नहीं है। उन सबको जो तकलीफ हुई इसका दर्द हमें भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी व्यवस्था टूट पड़ी है। 54 लाख श्रमिक 3985 ट्रेन से अपने अपने घर पहुंचे हैं, 41 लाख श्रमिक बसों से अपने अपने घर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ श्रमिक आज तक घर पे पहुंच चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रेलवे ने खाना खिलाया है, लगभग 2.25 करोड़ पानी के बोतल बांटे गए हैं। राज्यों ने इस सब के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। हमने ये बात सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है अच्छे तक,
तरीके से। आप वो हलफनामा देखोगी कि तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल आएगी। परंतु मेरा इतना ही कहना है कि ये संकट के समय में व्यवस्था बनाने में अगर कहीं पर भी कोई धैर्य खो बैठता है और पैदल निकल पड़ा, उसका दर्द हमें भी है। वो न निकलते तो अच्छा था, ऐसा नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है 3-4 दिन बाद वो आ जाते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि धीरे 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 अब ट्रेनें कम होने लगी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस पर 3 काउंटर क्वेश्चन है सर मेरा, जो आपने ये बात कहा है उस पर। जरूर। सबसे पहले जब रेल किराए की आपने बात की, तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, किसी भी पार्टी के शासित राज्य हो, इसीलिए मैंने 2-3 राज्यों का जिक्र किया। मजदूर जब अपने घर पर पहुंचे, हमारे सहयोगी गए, माइक लगाया, पूछा कैसे आए, बस से आए या ट्रेन से आए, कितना किराया लगा, टिकट दिखाया, बोला हमने 550, 650 किराया दिया। तमाम राज्य किराया ले रहे थे। अब इन मजदूरों की स्थिति ऐसी थी, उनको तो पता नहीं था कि वहां जाएंगे तो हमें 1000 रुपया मिलेगा, मुश्किल से गए। रेलवे को लेकर कई आरोप लगे कि कई जगहों पर उनको खाना नहीं मिल रहा है। जिस सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का आपने जिक्र किया सर, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने फिर 28 मई को लिखा कि रेलवे इनको खाना दे, उस पर खाना जरूरी है। 4-4 दिन जा रहे हैं। कई जगह पर बहुत ज्यादा तापमान होने की वजह से रेल को अपना रूट तक बदलना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां आई। क्या ये सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता था ताकि इस तरह की त्रासदी जो कई लोगों को झेलनी पड़ी, कई मजदूरों को? पहले आप समझ लीजिए कि एक ही रूट पर हर रोज जिस रूट, मानो महाराष्ट्र से प्रयागराज, मुंबई से प्रयागराज, उस रूट पर 13 ट्रेनें चलती थी, इसकी जगह 70 ट्रेनें चल रही। रेलवे की मर्यादा समझने का भी हमने प्रयास किया है और इसको रिजॉल्व करते हैं, तभी तो मर्यादा समझ में आती है। हर रूट का अपना एक ड्राइवर होता है, जिसको कर्व मालूम है, ब्रिजेस मालूम है, सिग्नलिंग मालूम है। दूसरा ड्राइवर भेज नहीं सकते, और एक रूट पर ज्यादा ट्रेन होने के कारण ट्रेनों का चक्का जाम भी लगा है। अब एक बार आप ट्रेनें कम चलाते हैं तो लोग पैदल निकल पड़ते हैं, ट्रेनें ज्यादा चलाते हैं तो रूट्स कम, मतलब ट्रैक कम है, क्योंकि जाने वाले लगभग 40 जिलों में जा रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल ने तो ट्रेनें ली भी नहीं। उत्तर प्रदेश तो गुजरात से गए, महाराष्ट्र से गए, तमिलनाडु से गए, पंजाब से गए सभी वहीं, वो 40 जिलों में। इनकी लाइनों की मर्यादा थी, इसके कारण कई जगह 2-2 दिन, 3-3 दिन के बाद ट्रेनें पहुंची है। परंतु ये ठीक नहीं है कि इनको खाना नहीं दिया, उनको खाना भी दिया गया है और वहां पहुंचने के बाद उनका किराया भी दिया गया है, वो क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद। इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपने आप को क्वारंटाइन करे, जिससे उनका गांव और उनका परिवार सलामत रहे। ठीक है, इससे पहले कि मैं अन्य मुद्दों पर जाऊं, एक आखिरी सवाल इस पर है, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है सर जिसमें ये प्रोजेक्ट हो सके, या क्लियरली पता था पहले से, या पता है अब कि इतने लाख या इतने करोड़ मजदूर हैं जो प्रवासी हैं, दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं? क्या ऐसा अभी भी कोई विस्तृत डेटा है? देखिए, प्रवासी मजदूर तो कई प्रकार के आंकड़े प्रचलन में हैं, मगर जो जाना चाहते हैं, मेरा मानना है कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग जा चुके हैं, और अभी भी लगभग 400 ट्रेन, मतलब 3-4 लाख लोगों की सूची राज्यों के पास पेंडिंग है। हो सकता है नहीं भी हो सकते, मगर एज ऑन टुडे की मैं बात करूँ, 4-1 लाख लोगों की राज्यों की सूची है। ज्यादातर बंगाल की है, क्योंकि वो थोड़ी ट्रेनें ले रही है ममता दीदी, एक साथ नहीं ले रही है। तो ज्यादातर अब बंगाल और थोड़ा उड़ीसा, क्योंकि वहां चक्रवात के कारण उन्होंने ट्रेनें, गंजाम जिले का ही ज्यादातर प्रवासी मजदूर है, और वहां पर चक्रवात का खतरा होने के कारण उन्होंने कुछ दिन ये प्रक्रिया को रोका था। तो ये 2 राज्यों के अब ज्यादा प्रवासी श्रमिक बचे हैं। यूपी और बिहार के बहुत नहीं बचे हैं। मेरे अंदाज से अब 5-6 से 6 लाख लोग बचे होंगे, मगर इसमें और ऐड हो भी सकते हैं। ठीक है, मैं और अब तो 1 तारीख से तो रेलवे रेगुलर भी चालू हो रही है। 250 ट्रेनें अप डाउन मिलाकर रेगुलर भी चालू हो रही है। अब ये प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं और आप आर्थिक व्यवस्था को फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं काउंटर चुनौती तो नहीं आ जाएगी? हो सकता है आए, शुरुआती दिक्कतें आएगी,
परंतु मुझे भरोसा है कि अपने परिवार को एक बार मिलने के बाद, स्वस्थ होने के बाद परिस्थिति देखकर ये जरूर काम पर लौटेंगे और कई जगह लौटना शुरू भी हुए। कोविड-19 अगर हम देखें तो देश का जो आंकड़ा है वो आपने बताया, हम 1.5 लाख से 1,60,000 के आसपास है और मृत्यु भी हमने 3,000-4,000 के बीच में अभी थामा हुआ है, जबकि मृत्यु दर बाकी देशों में बहुत ज्यादा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जनसंख्या घनत्व के बावजूद हमने किया है। लेकिन जब हम राज्यवार तरीके से देखें तो टॉप 5 स्टेट्स, टॉप 11 सिटीज 70% केसेस वहां से आ रहे हैं। मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, राजस्थान में कोटा, जयपुर, ऐसे ही हम राज्यों को जब इंदौर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ शुरुआत करती हूं। आपको क्या लगता है वहां पर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी? देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं। जहां जहां कोरोना ज्यादा संक्रमण मिला है, जहां बड़े सेंटर है, जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है और कई जगह पे रहने की व्यवस्थाएं भी एक साथ रहना पड़े इस प्रकार की है, वहां पर कोरोना फैला है। परंतु हर राज्य ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है और हर राज्य लड़ाई लड़ भी रहा है। इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं होगा कि आंकड़े है इसके हिसाब से कोई सफल हो गया, कोई विफल हो गया। ये लड़ाई सबने मिलकर लड़नी पड़ेगी, देश ने भी लड़नी पड़ेगी, देश की सरकार ने भी लड़नी पड़ेगी, जनता ने भी लड़नी पड़ेगी, राज्य की सरकारों ने भी लड़नी पड़ेगी। और मैं मानता हूं हर स्तर पर सबने अपने अपने से जो बन पड़ा वो अच्छा किया है। लेकिन महाराष्ट्र इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की है वो ये मान रही है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे की सरकार ऐसा काम नहीं कर पा रही है जैसे उनसे इस वक्त उम्मीद है। और आपके सांसद हैं नारायण राणे, उन्होंने आपको फोन किया क्या? वो तो कह रहे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। वो ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत डिमांड है, ये भारतीय जनता पार्टी की डिमांड नहीं है। परंतु मैं इन जनरल कहना चाहता हूं, मैं पक्षा पक्षी में पढ़ना नहीं चाहता। हर राज्य ने अपने से जितना बन पड़े इतना अच्छा काम किया है। उद्धव ठाकरे सरकार में अनुभव की कमी है, इस तरह से भी टारगेट हुआ। क्या आपको भी लगा कि अनुभव की कमी कहीं पर दिखाई दी जो परिस्थिति बनी? मैं किसी भी इस प्रकार की टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हर राज्य ने, हर राज्य के प्रशासन ने, हर राज्य के नेतृत्व ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र का साथ दिया है और अच्छी लड़ाई है। गुजरात आपका गृह राज्य भी है, प्रधानमंत्री जी का भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा मामले भागे। अहमदाबाद, सूरत सबसे ज्यादा चिंता की बात, और प्रवासी मजदूरों के पलायन का इशू, सूरत में भी कई बार वो सड़कों पर आते थे। उस पर आपकी क्या नजर थी और आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या बेहतर किया जा सकता था, अगर ऐसे में सवाल फ्रेम करूं? देखिए, जितना बेहतर किया जाना चाहिए था उतना हुआ है और इसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को सलामत रूप से घर भेजने में गुजरात देश में टॉप पर रहा है। और बाय एंड लार्ज गुजरात से पैदल जाने वालों की संख्या वगैरह भी कंपेरेटिवली कम रही है। अभी भी गुजरात से आज भी ट्रेनें जा रही हैं, हर रोज ट्रेनें जा रही हैं और अभी गुजरात देश में चौथे नंबर पर है और 10-15 दिनों के आंकड़े धीरे धीरे कम भी होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली में लेकिन आप रहते हैं और दिल्ली में मामले बहुत भाग रहे हैं। बीते एक दिन में 1000 और उसके बाद से आंकड़ा, ये भी बीजेपी के ही आपके नेता, फिर मैं राज्य इकाई की बात करूंगी, उनका ये आरोप है कि केजरीवाल सरकार आंकड़े छिपा रही है, जितने आंकड़े आने चाहिए वो नहीं दिखा रही है अस्पतालों को लेकर। इस पर देखिए, आंकड़े छिपाने से किसी के छिपते नहीं। अगर किसी ने छिपा है तो वो जरूर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मुझे कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े अगर छिपे तो अपने आप आ जाएंगे। परंतु मैं अभी भी एक बात रिपीटेडली कहना चाहता हूं कि सभी राज्य सरकारों ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई को मोदी जी से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है। इस वक्त का मुझे लगता है कि आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी मिसाल बनाने में कि सभी पार्टियों के साथ मिलकर इस बार देश एकजुट होकर लड़ा है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे होगा आपकी बातों का कोरोना के खिलाफ। देखिए, ये देश की जरूरियात है और ऐसे समय पर देश ने एकजुट होना भी चाहिए और मोदी जी की अपील भी है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने 1000 बसें का प्रस्ताव रखा कि हम फ्री बस देंगे यूपी में। वो भी क्या एकजुटता थी? मैं
मैंने पहले भी कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से करता है। मैं जो कह रहा हूँ वो बाय एंड लार्ज कह रहा हूँ। 130 करोड़ देश की जनता का मूड कह रहा हूँ, देश के ज्यादातर राजनीतिक नेताओं का मूड में कह रहा हूँ। तमाम जो मुख्यमंत्री थे उनसे आपने इंटरेक्शन किया। आप कोरोना पर, ये मेरा आखिरी सवाल है कि जिसके बाद हम सीए एनआरसी पर चलेंगे और अन्य मुद्दों पर। ये आपको क्या लगता है, कौन से मुख्यमंत्री को आपने सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव होकर, सुझाव में ही सही, किसकी अंडरस्टैंडिंग या किसके जरिए आपको लगा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या की चुनौती के बीच इस मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस में कहूंगा अच्छी थी? देखिए, किसी एक का नाम इंगित करना सरल भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, परंतु बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे नेताओं के बयान से ऊपर उठकर नीचे आंकड़ों में, तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब अन्य मुद्दों पर चलते हैं। और जिस धुआंधार बैटिंग की, ओपनिंग की मैंने बात कही थी, उन 2-3 मुद्दों पर आपकी सीधी छाप दिखी। 3 अहम काम जो आपकी सरकार ने किए मेरी नजर में। एक ट्रिपल तलाक, जिसको लेकर आज भी प्रधानमंत्री ने अपने खत में लिखा कि हमने उसको हिस्ट्री के डस्टबिन में डाल दिया है। दूसरा सीएए का लागू होना, और तीसरा 370 और 35A का हटना। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए ट्रस्ट भी आपकी सरकार ने अब बना दिया है। तो ये 3-4 बड़े अहम मुद्दे थे। इसके अलावा ब्रेक इस पर कोरोना से लग गया, लेकिन ये जो प्लानिंग थी, आपको लगता है कि ये विरोध का पर भी अभी लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, विरोध क्या पूरी तरह से संभल गया है, या आने वाले वक्त में जब परिस्थिति सामान्य होगी तो फिर से शुरू हो सकता है? देखिए, जहां तक ये मुद्दों का सवाल है, ये कोई आज के मुद्दे नहीं है। देश आजाद हुआ तब से मुद्दे चलते आ रहे हैं, हर एक मुद्दा। शरणार्थी आजाद पार्टीशन के वक्त से आए हैं। 370 टेम्पररी कर हमारी संविधान सभा ने इसको रखा था। राम जन्मभूमि का केस देश का सबसे पुराना केस था, और 35A भी 370 के साथ जाना ही जाना था। और ये सारे मुद्दे जब से मेरी पार्टी राजनीति में आई तब से मुद्दे। तो आपने कहा इस पर आपका असर है, ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद 60 सालों से ये सारी समस्याएं देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़ी हुई थी, सामाजिक न्याय के साथ जुड़ी हुई थी, और जन भावनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। ये सभी समस्याओं का निराकरण लाने का निर्णय किया, जिसको मेरे डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। जहाँ तक विरोध का सवाल है, मैं कई बार कह चुका हूँ, पार्लियामेंट में भी मैंने कहा है कि सीए पर मैं पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहिए, आप किसी की नागरिकता इससे नहीं जाने। सीए में नागरिकता लेने का प्रोविजन ही नहीं है, सीए में नागरिकता देने का प्रोविजन है। और नागरिकता किसको देनी है? जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उनको देनी है। लेकिन शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सर आपकी बात से तो रुका नहीं, वो प्रोटेस्ट तो चलता रहा। वो तो लॉकडाउन की वजह से जब कानून का उनको दिखाया गया कि अब तो आप नहीं कर सकते, ये एपिडेमिक एक्ट लग गया है, तब वो हटे। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर कोई अपना विषय, कोई अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से रखना चाहता है तो उसको आज़ादी ही है संविधान के तहत। परंतु मैंने सरकार की ओर से, और मैं बिल को पायलट किया हूं, मैं बिल को समझा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें किसी की भी नागरिकता जाने का सवाल नहीं। मतलब देश में अलग अलग जगहों पर माइनॉरिटीज को डराया जा रहा था क्या, जिसकी वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए? अब उनके मन में कुछ तो एक भय है। या तो डराया जा रहा था, या तो समझ नीचे तक पहुंची नहीं है। हाँ। जो भी गैप है हम इसको फिलअप भी करेंगे। उनका ये कहना है कि एनआरसी, जब असम में आप सीए प्लस एनआरसी देखते हैं, अगर वैसी परिस्थिति देश में आई तो कौन कौन सा पेपर दिखा पाएगा, नहीं मिलेगा, ये भय है उनमें। जी, मैंने उसकी भी स्पष्टता करी थी, मीडिया के सामने भी करी थी कि भाई अभी एनआरसी आया नहीं है, आएगा तो लाने का कोई बात भी नहीं है, आएगा तब सबसे चर्चा होगा। अभी सीए के अंदर से, सीए के कारण से सबकी नागरिकता जाएगी, जो भय फैलाया गया है वो निराधार है। अब जरा अनुच्छेद 370 पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की परिस्थिति ऐसी अब हो गई है कि वो जो एक हम तनावपूर्ण स्थिति थी, हालांकि जब लगने हटाने के बाद स्थिति नियंत्रण में था, लेकिन
अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है? धीरे धीरे अब ढील होगी लॉकडाउन में, क्या आपको लगता है सब कुछ सामान्य रहेगा? लॉकडाउन के पहले भी ढीली थी, पूरा कश्मीर कर्फ्यू मुक्ति ही था। कहाँ कर्फ्यू था? लेकिन महबूबा मुफ्ती जी तो अभी भी भाई महबूबा मुफ्ती कश्मीर नहीं है ना, महबूबा जी को भी अपने घर में रखा गया है अभी। फारूक अब्दुल्ला जी को, उमर अब्दुल्ला जी को, सबको छोड़ दिया गया है। अब गिने चुने 25-30 लोग हैं। महबूबा मुफ्ती जी पर क्या विचार है आपका? मेरा विचार इसमें नहीं होता है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन परिस्थिति को देखकर निर्णय करता है। आतंकवाद के नजरिए से अगर कश्मीर को देखें तो हाल ही में अभी बहुत बड़ी वहां पर कार के खेप के जरिए जिसमें 40 किलो आईईडी था, उसको पहले से पकड़ा गया है। लेकिन ये अपने आप में एक संकेत भी है कि आतंकी थमे नहीं है, जैश का हाथ है, ये बताया गया, जानकारी दी। वहां सैयद सलाउद्दीन अपनी हरकतें कर रहा है, आईएसआई के साथ टकराव है पाकिस्तान। मतलब ये जो पाकिस्तान की नजर है कश्मीर पर, उसका क्या इलाज है? क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति नियंत्रण में? इसका इलाज तो हो गया 370 निरस्त कर। देखिए, मैं आतंकवाद के बारे में कहना चाहता हूं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, श्री राजनाथ सिंह जी पहले गृह मंत्री थे, उस वक्त भी 14 से 19 तक कश्मीर के आतंकवाद को कठोरता के साथ इस सरकार ने नाबूद करने का प्रयास किया था। और आंकड़े आप देख लीजिए, सबसे अच्छे आंकड़े थे। और 19 से 20 में भी यही बात को हमने आगे बढ़ाया है। भारत की सीमाओं के अंदर विदेश से आकर या विदेश से इशारे से किसी को भी आतंकवाद को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का अटल निश्चय। आप पीओके पर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि आपने बड़े भावुक अंदाज में संसद में कहा था कि कश्मीर के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा भाई। तो ये पीओके को लेकर, कश्मीर को लेकर क्या नीति है? अब तो हम मौसम भी बताने लगे। ऐसा है अन्ना जी कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हर नागरिक मानता है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर भारत का अधिकार है। मैं भी मानता हूं। और जहां तक इसकी रणनीति की बात है, आप भी जानती हो कि ऐसे इंटरव्यू में इसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होती। लेकिन पीओके पर दृढ़ संकल्प है आपका कि आगे कदम बढ़ाना है? भारत के हर नागरिक का दृढ़ निश्चय है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने कहा ना कि ऐसी चीजें, इमरान खान खौफ में घूम रहे हैं वहां पर, हर दिन वो ट्विटर पर अधिकार है टाइटल ढूंढना, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि इस तरह की बातें इस तरह के इंटरव्यू में नहीं। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान लगातार प्रधानमंत्री पर, आरएसएस पर विभाजनकारी नीति अपनाने का, मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि वो एक पूरा एजेंडा मशीन, एक प्रोपेगेंडा मशीन इस वक्त इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम है पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी की क्या स्थिति है, वहां कितने लोग थे माइनॉरिटी के, आज कितने हैं, भारत में कितने थे, आज कितने, और भारत में माइनॉरिटी की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया को मालूम है। उनके बोलने से क्या होता है? और ये कोई बंधा बंधाया देश नहीं है, खुला देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पार्लियामेंट के 2 सदन है, जहाँ माइनॉरिटी के भी नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मुखर कर रखते हैं, चर्चा होती है, मीडिया देखती है। पाकिस्तान के बाद अब दूसरी सीमा की तरफ चलते हैं। चीन को लेकर अभी देश में बड़ी चिंता है, जिस तरह की परिस्थिति इस लद्दाख में बनी हुई है। इस पर क्या जानकारी देंगे आप, जिसके बाद मैं अगला प्रश्न करूं? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है। परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होने देंगे। बात लेकिन दूर तक गई जब डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, ने ट्वीट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ठीक मूड में नहीं है इसको लेकर। आपको लगता है कि? चलिए, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं इतना कहता हूं कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा और हमारे सार्वभौमत्व पर नरेंद्र मोदी सरकार जरा भी कोताही नहीं दिखाई। और हम किसी भी दूसरे देश के बीच में इंटरवेंशन के लिए बात कभी नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं कर रहे। तो चलिए, इसी से मुझे लगता है कि ट्रंप जी से क्या बात हुई है, नहीं हुई है, इस पर समझ में आ गया। लेकिन चीन के साथ क्या परिस्थिति बनी है सर? क्या बॉर्डर के दोनों तरफ
जो आर्मीज है उनके लेकर। अंजना जी क्यों खामखा प्रयास करते, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने जो बता दिया देश की जनता को जानने के लिए पर्याप्त है। देश की जनता को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की सीमाएं सुरक्षित है। लास्ट अटेम्प्ट, क्या हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही पूरे इशू को रिजॉल्व कर लेंगे या परिस्थिति बॉर्डर पर ऐसी है कि हमें 10 कदम आगे अभी बढ़ाना पड़े? सेना और डिप्लोमेटिक स्तर पर, दोनों स्तर पर बातचीत चालू है। दोनों ही स्तर पर बातचीत हो रही है और उसी से नियंत्रण हो जाएगा। मैं अगले सवाल की तरफ जाते हुए, कोरोना को लेकर भी कई सवाल हैं, लेकिन उन सब के बीच चूंकि हमने लंबी चर्चा उस पर कर ली है और इन सब पर भी चर्चा कर ली है, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आरोप यह लगा कि अमित शाह आते ही, क्योंकि इससे पहले तो आप अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जी थे, गृह मंत्री का काम संभालते ही बहुत जल्दबाजी में आप थे। पहले 1 साल में ही जो तमाम बड़े फैसले थे और तमाम बड़े कदम उठाने थे वो सब आप ताबड़तोड़ उठा रहे थे। क्या वाकई जल्दबाजी में हैं आप? जरा मेरी देर हो गई है। कितने साल? 70 साल की। मैंने कहा ना, ये सारी समस्या आजादी के वक्त से लंबित है और इसमें आप मेरे आने को खामखा जोड़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार तो 6 साल से है। ये फैसला मोदी जी का। अनुच्छेद 370, सीएए, ट्रिपल तलाक। अंजना जी, ऐसा है कि फैसला नरेंद्र मोदी जी का है और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूं क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है। और ये सारी चीजें मेरी पार्टी जब से राजनीति में आई, हमारे हर चुनाव घोषणा पत्र में, हर बार आप हमें सवाल पूछती थी क्यों नहीं करते हो, अब कर लिया तो आप कह रही हो कि जल्दबाजी में हो। एक करने जैसा काम था, इसलिए मोदी जी ने कर दिया। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और ये मेक इन इंडिया से अलग कैसे है सर? क्योंकि इससे पहले भी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, क्योंकि पीएम ने ये साफ कर दिया है कि एफडीआई को लेकर हम कोई भी पीछे नहीं हट रहे हैं, एफडीआई में हमारा इंटरेस्ट है। मतलब ये मेक इन इंडिया का ही दूसरा स्वरूप हुआ ना आत्मनिर्भर भारत, और ये कैसे होगा? भारत की 130 करोड़ की जनशक्ति को भारत के अर्थतंत्र की गति और देश के विकास के साथ जोड़ने का नाम है आत्मनिर्भर भारत। अगर हर भारतीय तय करता है कि हम भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे, तो मैं मानता हूं हमारे अर्थतंत्र की गति द्रुत गति हो जाएगी। और मैं आज देश की जनता को अपील भी करना चाहता हूं कि भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग हम करें और भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए जो मोदी जी का प्रयास है, इसके साथ हम खड़े रहें और एक आत्मनिर्भर भारत बने। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति बने, हमारा बोझ न बने, और 130 करोड़ लोग भारत के अर्थतंत्र को गति देने में अपना योगदान दें। मोदी जी ने ढेर सारी नीतियों में भी बदलाव किया है अर्थतंत्र को गति देने के लिए। कोयला के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इरिगेशन, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी के बारे में, ढेर सारी चीजों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से बदला गया है। और एक कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारे फैसले हुए जिसको वित्त मंत्री जी ने अभी सबके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया जो बनने वाली है, इसमें आत्मनिर्भर भारत का नारा और आत्मनिर्भर भारत का अभियान मोदी जी ने जो चलाया है, वो देश को एक नई ऊंचाइयां देने में सक्षम है और सफल भी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो विदेशी कंपनियां भारत में है, मतलब आपको अल्टीमेटली एक ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप को बनाकर रखना होगा, तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, आत्मनिर्भर, स्वदेशी, विदेशी कंपनी भी। विदेशी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है जिसको भारतीय यहाँ की फैक्ट्री में बना रहा है, तो वो स्वदेशी कहलाएगा या विदेशी कहलाएगा? मैंने स्पष्ट कहा ना कि हर भारतीय ने भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर एक तरफ पाक चीन, एक तरफ कोरोना, तो तीसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या सर इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की है। अगर 2014 के बाद जब मोदी सरकार बन हमने देखा और अच्छे दिन उस समय महत्वपूर्ण था, तो इस बार पीएम ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस पर कहा कि हमें फोकस करके आगे बढ़ना है। अभी जो परिस्थितियां हैं वो तो खैर संकट काल से पूरे विश्व में है, लेकिन उस सपने को सबसे बड़ा झटका लग गया है। हम कह सकते हैं कि हम अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो बहुत नीचे आ गए हैं। क्या रोड मैप है? देखिए, कोरोना को
हम आने से रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये कुदरती महामारी है, नेचर लाया है इसमें, और इसके कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। परंतु हमारी अर्थव्यवस्था हमारी 130 करोड़ की आबादी की उपयोगिता की चीजों के साथ जोड़कर अगर हम इसको गति देते हैं तो मुझे विश्वास है कि विश्व के सामने जो संकट है शायद वो भारत के सामने नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने सारी पॉलिसी के अंदर कोरोना के समय का उपयोग करते हुए ढेर सारे बदलाव किए, आमूलचूर परिवर्तन किया, और ये सारा परिवर्तन भारत के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत के अर्थतंत्र को गति देने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। और मैं मानता हूं अगर ये रास्ते पर हम सफल होते हैं तो कम से कम नुकसान के साथ हम कोरोना के संकट से अर्थतंत्र को बाहर निकाल लिया। क्या जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है 20 लाख करोड़ का, उसके जरिए आपको लगता है कि वो परिवर्तन आएगा? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि आप कह रहे हैं 10% ऑफ जीडीपी, लेकिन एक्चुअली वो 1.5% ऑफ जीडीपी है। उनका कहना है, सोनिया गांधी का कहना है कि 10,000 आप सीधे गरीबों के अकाउंट में दीजिए। आप एमएसएमई सेक्टर के जरिए आप कुछ जगहों पर डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट्स खोले हैं, और दूसरी तरफ आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप कम इजी टर्म्स पे लोन देने की बात कर रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष का कहना एक तरफ कि आप डायरेक्टली दीजिए, अभी तो ऐसी हालत कीजिए कि दाल रोटी मजदूर को मिल जाए, उसकी व्यवस्था, और आप एक ऐसा अप्रोच अपना रहे हैं जिसका शायद असर हम कुछ दिन बाद देखें? देखिए, जहाँ तक दाल रोटी का सवाल है, हर गरीब के लिए हमने राशन कार्ड पर 3 महीने तक एक्स्ट्रा अनाज दिया है, और वैसे भी सरकार 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल दे रही है, जहाँ तक दाल रोटी का सवाल है, और ये लगभग 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। पहली बात दाल रोटी की। दूसरी बात, डायरेक्ट दे दीजिए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे आपदाएं कांग्रेस के समय में आई है, जरा कांग्रेस अध्यक्ष का इसका अकाउंट लेकर आए, कितना खाते में डाला है आपने? हमने तो 53,000 करोड़ डाल चुके हैं, हर घर में अनाज पहुंचाया है, हर छोटे उद्योग वालों को लोन लेना है तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटर बने हैं, तो बैंक को लोन देने में अब कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी गारंटी ली है। इसकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया है। क्या बात कर रही है कांग्रेस अध्यक्षा? सिर्फ लोगों के अंदर भ्रांति फैलाना, और 7,500 रुपया 7,500 रुपया अब सूद चढ़ाकर 10,000 कर दिया। इस मुद्दे पर तो चुनाव हार चुके भैया। आप तो नारा लेकर निकले थे, देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। देश की जनता को समझ में आता है कि 7,500 रुपया देने का चुनावी नारा है। जो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का लगाया था, गरीबी हटी नहीं। मोदी जी ने बिजली भेज दी, शौचालय भेज दिया, बैंक अकाउंट दे दिया, घर दे दिया, इनकी स्वास्थ्य की 5 लाख तक की सारी सुविधाएं कर दी, उनका बीमा ले लिया, किसानों को 6,000 रुपया हर अकाउंट में दिया। और आप क्या नारा लगा रहे हो भाई? और क्या कर दिया 58 साल इस देश पर शासन पर रहकर? लेकिन उनका गरीब तो ढेर के ढेर रह गए। हाँ। उनका ये कहना है कि ये जो मोदी वैक्सीन है ये तुरंत अभी काम नहीं करेगा, इसका असर बहुत दिन लग जाएगा। आपकी क्या अपेक्षा है? वो हमारी प्रशंसा करेगी क्या? आपको इसमें आश्चर्य क्या हो रहा है? उनको यही करना है। अंजना जी, आप ये अपेक्षा करती है कि सोनिया जी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया, फिर से चुना कर ला दो, ऐसा कहेगी क्या? नहीं, ये तो वो पहले से कह रहे हैं कि हम भजन कीर्तन थोड़ी करेंगे सरकार के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी जी आज मेरे साथ, आप भी तो समझ रही है ना कि वो क्यों कह रही है। अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे थे कि हम कीर्तन थोड़ी गाएंगे, हम तो कोर्ट खोजेंगे। लेकिन इन सब के बीच आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी रोड मैप है आपके पास कि कैसे अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमें इन अगले 4 सालों में बढ़ना है। ये शुरुआत है। ये अभी जो मोदी जी ने सिर्फ 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है, इसके साथ में ढेर सारे रिफॉर्म्स भी है। इसको बारीकी से मीडिया ने देखना चाहिए और रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट का कैलकुलेशन भी करना चाहिए। और मैं कहता हूं ये शुरुआत है। गृह मंत्री के तौर पर हम आपकी भूमिका देख रहे हैं, और इससे पहले अध्यक्ष जी, मुझे आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि आपके लिए ज्यादा सरल कौन सा था,
सहज क्या था, ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था? क्योंकि आप खुद ही कहते थे कि चुनाव के बिना मन नहीं लगता है, मुझे पॉलिटिक्स को और पीपल माइंडसेट क्या वो चाहते हैं इन सबको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। तो अध्यक्ष जी वाला रोल बेटर था या गृह मंत्री जी वाला? देखिए, मेरा रोल एक तो मैं तय नहीं कर सकता, मेरी पार्टी तय करेगी, ये निश्चित है मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए। तो ना मैं अपने आप अध्यक्ष बना हूं, ना मैं अपने आप गृह मंत्री बन सकता हूं। जब पार्टी और प्रधानमंत्री जी तय नहीं करते, मैं गृह मंत्री नहीं बन सकता। परंतु मैं मानता हूं कि जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा, मेरे अनुभव और सूझबूझ का पूरा उपयोग कर तन तोड़ परिश्रम कर इसको देश के भले के लिए सफल बनाने का मैं प्रयास करूंगा, और मुझे लगता है मैंने किया है। अपने पूरे राजनीतिक सफर को आप कैसे पीछे मुड़कर देखते हैं? आपके कुछ डायलॉग्स बहुत फेमस हुए, जिसमें एक था कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे पे घर मत बनाना, मैं लौट कर आऊंगा। देखिए, मैं मेरे राजनीतिक सफर को कश्मीर पर बहुत ही पैशनेट स्पीच संसद में एक सामान्य कार्यकर्ता के राजनीतिक सफर को की तरह देखता हूं, जो अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर भरोसा रखकर, अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर अड़िग रहकर, पार्टी के डिसिप्लिन में रहकर पार्टी की योजना से काम करता है। वो बूथ के कार्यकर्ता से पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है और देश का गृह मंत्री भी बन सकता है। मैं मेरे राजनीतिक सफर की इतनी व्याख्या करना चाहता हूं, और हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि पार्टी के सिद्धांतों पर अगर हम अड़िग रहकर पार्टी की योजना को ही हमारी योजना मानकर काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जेपी नड्डा जी को आपने काम सौंपा हुआ है। मैंने नहीं सौंपा है जेपी नड्डा जी को, एक पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, और नड्डा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज तक हिमाचल से लेकर, बिहार से लेकर दिल्ली तक, राष्ट्रीय महासचिव तक की और केंद्रीय मंत्री तक की अनेक भूमिकाएं इन्होंने सफलतापूर्वक निभाई है। सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, मैं अन्य लोगों के बारे में भी पूछ रही हूँ। अभी भी पार्टी से संबंधित फैसले के लिए लोग फोन करते हैं, कोई गलती से अध्यक्ष जी तो नहीं कह देता? अभी भी नहीं, कभी कभार कार्यकर्ता अध्यक्ष जी बोल जाता है, मगर फैसले नड्डा जी करते हैं। पर लोग अभी भी कंसल्टेशन के लिए आपकी पार्टी के अन्य नेता कि किस तरह से पार्टी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बातचीत जैसे मैं राजनाथ जी, नितिन जी के साथ चर्चा करता था, इतनी मात्रा में नड्डा जी भी मुझसे चर्चा करते, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष हूं। उतनी ही बातचीत होती है। बाकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अच्छे से चल रही है, और नड्डा जी और संतोष जी की टीम और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का गाइडेंस, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पार्टी के लिए। आने वाले सभी संकटों से पार्टी को बाहर ले जाए, चुनौतियों से भी बाहर ले जाए। अमित जी, आने वाले वक्त में अब बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनाव की परिस्थिति, क्या आप मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो तय वक्त है उस पर चुनाव हो पाएगा? क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ने स्थिति को देखकर निर्णय करना पड़ेगा, मगर आमतौर पर इतने बड़े राज्यों के चुनाव टलते नहीं हैं, मगर निर्णय चुनाव आयोग को करना है। जहाँ तक बिहार और बंगाल का सवाल है, बिहार में हम बहुत अच्छी स्थिति में है, और बंगाल सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। एक अलग सा पैशन आ जाता है आप में बंगाल की बात करते ही। इतनी बड़ी चुनौती उस रणनीतिकार के लिए पश्चिम बंगाल क्यों है? इसलिए क्योंकि वहां से भी जबरदस्त टक्कर आपको मिलता है। उन्होंने कहा है कि श्रमिक स्पेशल नहीं है, सरकार तो कोरोना स्पेशल भेज रही है, ठूस ठूस कर यहाँ पर लोगों को भेज रही है हमारे पास। ये कहना देश भर में रहने वाले बंगालियों का अपमान है। सभी राज्य अपने प्रवासी मजदूरों को सम्मान के साथ ले जा रहे हैं, क्वारंटाइन कर उनको खाना पीना खिलाकर 1 लाख रुपया और कुछ साथ में किट देकर वापिस भेज रहे हैं घर। और उनको कोरोना स्पेशल कहना, मैं मानता हूं कि जो बंगाली देश के विकास में अन्य राज्यों में रहकर योगदान दे रहे हैं, इनका अपमान है। और क्यों बंगाल के लिए हम इतना चाहते हैं? क्योंकि सरहदी राज्य है, और जिस तरह से वहां पर परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना निश्चित है। ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है, और 19 के चुनाव में इसके इशारे भी बंगाल की जनता ने। हम आपको सक्रिय होते देखेंगे पश्चिम बंगाल में? मैं जरूर सक्रिय होऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्रिय होगा। क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा? देखिए, तो अब चुनाव, और कैसे लगता है कि आप जीतेंगे बंगाल? रणनीति तो अध्यक्ष जी तय करेंगे पार्टी के, परंतु जो सबकी भूमिका है, एकजुट होकर सब लगेंगे। वो भी हमेशा कहती हैं कि खास तौर पर टारगेट करते हैं आप लोग पश्चिम बंगाल को, और एक पैशन आप में पश्चिम बंगाल को लेकर दिखता है। तो ये क्यों है? आपको लगता है कि इस भूमि पर अभी तक बीजेपी उस तरह से काबिज नहीं हो पाई? ना, ऐसा बहुत सारी जगह है जहां हम नहीं गए। तमिलनाडु में भी नहीं गए, आंध्र प्रदेश में भी नहीं गए, तेलंगाना में भी आधे रास्ते पर पहुंचे।
देखिए, केरल और बंगाल ये दोनों राज्य में राजनीति के अंदर हिंसा शिष्टाचार बन चुकी है और मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। जो पार्टियां हिंसा का समर्थन करती है उनको लोकतंत्र के अंदर सत्ता के बाहर होना चाहिए और बंगाल की जनता इस बार निर्णय करेगी। ममता बनर्जी हिंसा का समर्थन करती हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ममता जी का नाम भी नहीं दिया, मगर बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा है, इससे ना आप इनकार कर सकती हो, ना मैं कर सकता हूं, ना बंगाल कर सकता है। तो जो पार्टियां राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको बंगाल संभालना था, पहले 27 साल कम्युनिस्टों ने संभालना था, 10 साल ममता दीदी ने संभालना था, मगर हिंसा नहीं गई, बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और बंगाल भी पिछड़ता गया। मुझे लगता है कि अब परिवर्तन का समय आ गया। मैं वापस अब कोरोना के कुछ सवालों के साथ इस इंटरव्यू का अंत करूंगी। अगर हम अभी देखें, जैसा मैंने सवाल शुरुआत में ही किया था सर आपसे कि अनलॉक 1 की चुनौती होगी, तो लॉकडाउन के दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से बहुत आंकड़ा बढ़ा, जिनमें से एक निजामुद्दीन मरकज दिल्ली का मामला था। लगभग एक वक्त ऐसा था जब 28 से 30% मामले देश के वहां के कोरोना कैरियर्स की वजह से पूरे देश में फैले। क्या आपको लगता है निजामुद्दीन मरकज का वो आयोजन होने से रोकने में दिल्ली पुलिस वक्त पर कदम नहीं उठा पाई? देखिए, निजामुद्दीन में जो मरकज है वहाँ ऐसे कार्यक्रम 365 डेज होते रहते हैं। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, उनकी मरकज के अंदर कार्यक्रम था और ये कंटिन्यूअस चलता है। परंतु मुझे लगता है कि समय पर इसको रोक देते और मेडिकल हेल्प लेते तो शायद ये स्थिति नहीं। मौलाना साद को भी अभी तक दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कई बार लगता है जैसे लुका छिपी का गेम चल रहा है। वो कहते हैं कि आज वहां है, आप टेस्ट करके दिखाओ, फिर वो कहता है नहीं हमने तो टेस्ट भेज दिया है। आपको लगता है कि ये ढीलमुल रवैया अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है? ऐसा है, दिल्ली पुलिस अपना प्रोफेशनल काम कर रही है, करने देना चाहिए। आप थोड़ा राह देखिए। कोरोना कैरियर्स पर देश भर में हमने कई जगहों पर हमले देखे, जिसमें इंदौर, मुरादाबाद, कई ऐसी जगह थी, तस्वीरें पथराव तक उन पर हुआ। उसको लेकर सख्त कानून सरकार, आपने भी डॉक्टर से बातचीत की थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इसको आपराधिक बनाइए, आपने भी सजा का प्रावधान किया। ये एक बड़ी चुनौती लॉकडाउन के दौरान की रही, उस पर क्या आप देश को ऐसे वक्त पर बताएंगे जिससे लोग आज भी डॉक्टर्स का मन बढ़े, मनोबल? सरकार हर कोरोना वॉरियर के साथ खड़ी है। ऐसी इतने बड़े देश में जितनी भी कुल मिलाकर 70 से 80 घटनाएं सामने आई हैं और हर जगह कठोर कदम उठाएगी, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, मतलब केंद्र की सरकार हो। हमने कठोर कदम उठाए हैं और आगे पर भी उठाते रहेंगे। देश के गृह मंत्री के तौर पर आने वाले 4 सालों के लिए आपका एजेंडा? विपक्ष तो कहता है कि पता नहीं आप कौन सी नई चीज लेकर आएंगे। मतलब ये जब 370 भी था तो दिन तक लोग यही सोचने की कल्पना कर रहे थे कि 35 ये शायद आप हटाएंगे, लेकिन आप 370 का। और क्या क्या है, आप एक बार मन का अपना बता दीजिए कि और क्या क्या चाहते हैं आप, बड़ी बड़ी इच्छाएं क्या हैं आपकी? नरेंद्र मोदी सरकार का एक घोषणा पत्र है, मेरा डिपार्टमेंट भी उसी घोषणा पत्र के आधार पर क्या क्या छूटा हुआ है सर घोषणा पत्र में? सबको मालूम है कि क्या हो गया है, क्या छूटा है। और मोदी जी के नेतृत्व में जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जाता है, हर चीज, हर चुनौती एक नए कदम की राह खोलती है और वो कदम मोदी जी के नेतृत्व में तत्काल उठाए जाते हैं। एक सवाल छूट गया था और वो सवाल दिल्ली में जो परिस्थितियां, जो दंगे हमने देखे, उसको लेकर है। कहां तक जांच पहुंची है? क्या हम ये माने कि उसको लेकर भी कोरोना काल में भी वो जांच की प्रक्रिया चालू है? अगर इस बारे में आप हमारे दर्शकों को जांच की प्रक्रिया पूरी गति के साथ चालू है और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश की जनता को, दिल्ली की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी दंगे करे हैं और दंगे के षड्यंत्र करने में भी जिसका हिस्सा है, एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। सबको कानून सख्त से सख्त सजा कराएगा। ये अब वापस हम आते हैं कोरोना पर, क्योंकि इसी के साथ अंत करेंगे बहस का। ये आपको लगता है कि कोरोना का अंत होगा या इसके साथ जीने की आदत अब डालनी पड़ेगी? ये अनलॉक 1 तो ऐसा ही इशारा कर रहा है कि पहले जान है तो जहान है, पीएम ने शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी। अब ये अनलॉक 1 से हम क्या समझें? देखिए, जहां तक इसका टीका या मेडिसिन, दवाई बन नहीं जाती है,
कोरोना का अंत कैसे आएगा वो सबके मन में सवाल बना है, विश्व भर के मन में है। परंतु सावधानी, 2 गज की दूरी और इसके साथ सफलतापूर्वक मतलब बचकर जीने की आदत, ये 3 चीज़ें जो मोदी जी ने देश की जनता को कहा है, मुझे लगता है कि भारत इसके साथ रहेगा। क्योंकि जिस दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, सबको लगता था ऐसे कभी कर्फ्यू होता है क्या। जिस दिन हर एक व्यक्ति को दिया जलाने के लिए अपील करी और जिस प्रकार से पूरा देश दीपावली हो ऐसे जगमग हो गया, घंटी और थाली बजाने को भी जिस प्रकार से प्रतिसाद मिला, मुझे लगता है 2 गज की दूरी और सावधानी, ये 2 मंत्र को भी देश की जनता जरूर आत्मसात कर कोरोना के साथ ये देश को आगे ले जाएंगे हम, और कोरोना के खिलाफ की लड़ाई भी जीत कर। 2 ही चीज पर सबसे ज्यादा कोरोना काल में सर चर्चा हुई, एक तो कोरोना का ग्राफ कि हमको उसको फ्लैटन करना है, नीचे लाना है, और एक कोरोना का पीक। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जून जुलाई में वो पीक आ सकता है। आपने जितना भी जाना हो, मुझे पता है आप कहेंगे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री तो हूं नहीं, मैं गृह मंत्री हूं, लेकिन आपके हिसाब से सर पीक कब आता हुआ देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पहली बात है। और दूसरी बात, क्योंकि एक्सपर्टों के लिए भी कठिन है इसका अनुमान करना, क्योंकि पहली बार हो रहा है, कोई डेटाबेस ही नहीं है जिसके आधार पर आप कोई आकलन कर पाए। इसका कोई डेटाबेस नहीं है। मानो स्वाइन फ्लू है तो उसका डेटाबेस है, सांस की बीमारी है तो डेटाबेस है, टीबी है तो डेटाबेस है, इसका कोई डेटाबेस ही नहीं है। पहली बार डेटाबेस अब बन रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत कठिन है। अब इसी के साथ इस बातचीत का अंत करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू समाप्त होने के पहले देश की जनता को फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने लोकल का जो नारा दिया है, भारत में बनी हुई चीजों का हर भारतीय उपयोग करे, इसका जो नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, इसमें पूरा देश मनोयोग के साथ लग जाए। मुझे लगता है कि कोविड के बाद की दुनिया का नेतृत्व करने में भारत सक्षम रहेगा। लोकल पर वोकल कहा है पीएम ने जी, और आपको लगता है कि ये होगा आने वाले दिनों में? पीपीई किट्स, देखिए आपकी हर बात से एक सवाल निकल जाता है, लेकिन मैं अंत करूंगी इस बहस का। ये पीपीई किट्स को लेकर भी रिकॉर्ड तोड़ अगर हम बना रहे हैं, इस तरह के मास्क मैंने भी वो पहना हुआ है, सभी, तो ये एक तरीका हो सकता है जिसके जरिए हम आने वाले दिनों में जरूर लोकल पर वोकल होंगे। मुझे लगता है चलते चलते अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आज पूरा देश आपको सुन रहा है, और कह दिया सबकी अब पूरा मेरी सबको शुभकामना है, और सभी कोरोना वॉरियर्स को मेरा सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री हमारे साथ शामिल थे, जिनका ये कहना है कि अनलॉक 1 में आने वाले दिन में कुछ रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन सावधानी ही सबसे बड़ा नियम इस काल में होना चाहिए। राज्य सरकारों का साथ मिला है, मिलकर देश आगे बढ़ रहा है। चीन का मुकाबला हम आसानी से कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक और सेना दोनों ही स्तर पर हमारी तैयारी पूरी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ तमाम मुद्दों पर, श्रमिक और प्रवासी मजदूरों को जो दिक्कतें आई, उन पर भी तमाम सवालों का जवाब आपने दिया। बहुत धन्यवाद आपका। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। सीधे लिए चलते हैं आपको स्टूडियो रोहित के पास।